ਸਰਸੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਫਰਮ ਦਿਸ ਫਾਰਮ। मिल्क डेफिनेटली आपकी इनकम है, लेकिन रिप्रोडक्शन आपका प्रॉफिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफानुल्लाह और आप देख रहे हैं अक्स टीवी। नाजरीन, आपने बेशुमार फार्म हाउसेस की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर या वैसे अपने तौर पे आपने देखी होंगी, बल्कि फार्म हाउसेस के विजिट्स भी किए होंगे। आज हम आपको एक ऐसे फार्म हाउस पे लेके आए हैं जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत सी साइंसी बुनियादों के ऊपर स्टैब्लिश किया गया है। और इस फार्म हाउस को स्टैब्लिश करने में एनसीए कॉलेज का एक स्टूडेंट है जिसका नाम बासित बाजवा है। उसने एनसीए कॉलेज से आर्किटेक्ट में बैचलर्स किया, लेकिन ये उसका शौक था। उसने ये फार्म हाउस बनाया है जहां पर उसने ऑस्ट्रेलिया से गाय जो है वो उसने इंपोर्ट की हैं और पिछले 5 साल से इस फार्म हाउस को वो लुक आफ्टर कर रहा है, उसको चला रहा है बड़ी कामयाबी के साथ। आज हम बासित बाजवा से पूछेंगे कि उनको ये फार्म हाउस डेवलप करने में, एस्टेब्लिश करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्होंने ये क्यों सोचा, जबकि वो नेचुरली आर्किटेक्ट थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की वो एज ए आर्किटेक्ट की, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस फील्ड को बिल्कुल छोड़ दिया और फार्मिंग के शोबे में आ गए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आजकल हमारी जो नई जनरेशन है, पढ़ी लिखी जनरेशन, फार्मिंग में आ रही है और इसको नए जदीद साइंसी बुनियादों के ऊपर इसको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। तो आइए मेरे साथ, मैं आज आपको इस पूरे फार्म हाउस का विजिट भी कराऊंगा और बासित बाजवा हमें बताएंगे कि इसके ऊपर उन्होंने कितनी मेहनत की और कैसे इसको डेवलप किया। आइए मेरे साथ, मैं आपको मिलवाता हूं बासित बाजवा साहब से। जी, तो ये मेरे साथ मौजूद हैं बासित बाजवा साहब। इनसे पूछते हैं इन्होंने ये सारा काम कैसे शुरू किया, इनको क्या शौक था। बासित, आप बताएं अपने बारे में कुछ थोड़ा सा। हमें, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपने एनसीए कॉलेज से ग्रेजुएशन की जी। और उसके बाद आप इस फील्ड में आ गए, फार्मिंग फील्ड। ये कैसे, ये महज इत्तेफाक था या आपका शौक था, इसकी क्या वजह थी? ये एक लंबी स्टोरी है बेसिकली। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने एनसीए से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की। उस दौरान भी मैं काफ़ी कंस्ट्रक्शन के और इधर उधर काम करता रहा। बेसिकली मेरा पैशन था कि मैं बिज़नेस करूं। बहुत से बिज़नेस किए, डिफरेंट टाइप के बिज़नेस किए, और कंस्ट्रक्शन में और आर्किटेक्चर के शोबे में जैसे जैसे रेवोल्यूशन आया डेयरी सेक्टर में, तो मैंने बहुत सा जो है ना वो डेयरी फार्म डिज़ाइन भी किए। अच्छा, उस दौरान वो करते करते मेरा अपना इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। और जो मेन फ्लॉ आ रहा था, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी चीज़ को जब डिज़ाइन करता हूँ, वेदर इट इज़ हॉस्पिटल और हाउस फॉर समवन और कमर्शियल बिल्डिंग व्हाटएवर, तो वो मैं उसकी निटी ग्रिटी में जाता हूँ। अच्छा, डेयरी एक बहुत टफ प्रोजेक्ट था मेरे लिए। जब मैंने सबसे पहले किसी एक क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया, उसकी जब निटी ग्रिटी में गया तो एक मेन फ्लॉ मुझे नज़र आया कि जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं वैसे करूंगा, लेकिन ज़्यादातर वो क्या है कि उनका जो इंटरेक्शन है वो एनिमल्स के साथ, और हाउ एनिमल्स लिव, उनका एनाटॉमी क्या है, उनका लाइफ साइकिल क्या है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लॉज छोड़ जाते हैं हम। अच्छा, खैर वो करते 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 मेरा इतना का नॉलेज हो गया कि मेरा अपना शौक पैदा हो गया। और व्हेन आई गॉट मैरिड, आई हैव अ बेबी बॉय, और उसको जब दूध के बारे में, दूध तक उसकी एज आई, तो पहली दफ़ा मैंने ये फील किया कि सोसाइटी में प्योर मिल्क अवेलेबल नहीं है इतनी आसानी से। और जब मैं रिसर्च करता गया तो कुछ फार्मर मेरे दोस्त से वहाँ तक पहुँचा, उनसे पता किया, तो इन शॉर्ट ये पता लगा कि भाई इस फील्ड में कोई आने को तैयार ही नहीं। और जो लोग आते हैं वो मैनेजमेंट और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ड्रेन हो जाते हैं। उसमें से जो निकलते हैं तो वो कहीं जो है ना वो ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपना दूध सेल कर देते हैं। तो मेरा मेन एम ये था कि मैं एक फार्म बनाऊं जिस मर्जी लेवल पे। मैंने 10 एनिमल से शुरू किया।
मैं उसको डेवलप करूं, उसकी निटी-ग्रिटीज़ में जाऊं, उसकी इंजीनियरिंग में जाऊं, उसकी डेवलपमेंट में जाऊं और जो भी मैं दूध हासिल करूं वो चाहे 100 लीटर है और चाहे 1500 लीटर है, मेरी पहली प्रायोरिटी है कि जो मेरा एटलीस्ट जो मैं कर सकता हूं, जो मेरा सिटी है, मैं उसमें जो है ना डोर टू डोर सप्लाई करूं विद हाइजीन। तो यहाँ से मेरा शौक़ डेवलप हुआ। जब अपने बच्चे को ज़रूरत पड़ी तो तब जो है ना मैंने इस पर रिसर्च शुरू की। कुछ मेरे आर्किटेक्चरल जो सोच है और उसका जो मेरी स्टडीज़ हैं, जो उसमें मेरा एक्सपीरियंस था, उसने हेल्प किया। और उसके बाद इस फील्ड में आके बहुत से ऐसे दोस्त अच्छे भी मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 एनिमल से अभी तक मैं अराउंड 150 के हर्ड को मेंटेन कर रहा हूँ। एक काऊ जब पार्चुरेट करती है, पार्चुरेट मीन्स के बच्चा देती है, पार्चुरेशन के बाद जो बच्चा बाहर आता है तो सबसे पहले वो इस केज में आता है। इस केज का मकसद हमारा ये होता है कि हम इसको कंट्रोल फीड कर सकें, इसको सुबह शाम दूध पिला सकें, 12% ऑफ द बॉडी वेट। 3, 4 और 5वें दिन हम इसके आगे पानी रख देते हैं और मज़ीद 2-3 दिन के बाद हम इसके आगे ये इसकी अपनी स्पेशल फीड रख देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड काफ स्टार्टर, ठीक है। और 3 माह तक तकरीबन हम इनको दूध पिलाते हैं। दूध जो है ना वो हम मैयड़ पिलाते हैं, 12% ऑफ द बॉडी वेट। और 3 माह में जब ये 100 kg वेट गेन कर लेता है अप्रॉक्सीमेट, तो फिर हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर जाते हैं। इस एज में हम इनको सकलर बोलते हैं और जैसे यहाँ से ये मूव होकर नेक्स्ट सेक्शन में चल जाते हैं और साइलेज और दूसरी फीड पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम इनको काव्स बोलते हैं। अच्छा बासिर, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस तमाम प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए, सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आपने ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय जो है उसी का इंतखाब क्यों किया? आपने पाकिस्तानी जो जानवर हैं उनका इंतखाब क्यों नहीं किया? क्या फ़र्क है पाकिस्तानी जानवर में और ये ऑस्ट्रेलियन जानवर में? ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। आई रियली अप्रिशिएट कि आप बड़ी मतलब कि फ़हम वाला आपने एक सवाल किया। उसका मैं ट्राई करता हूँ कि आपको काफ़ी जो है ना सिंपल मायनों में जवाब दूँ। अफसोस इस बात का है कि हमारी कोई नस्ल आलमोस्ट बची ही नहीं। उसको लेके जैसे साहिवाल है, नस्लें बहुत क्वालिटी की हैं। ये नीली रावी है, बफेलो में काउज की अगर मैं बात करूँ तो ये साहिवाल है, और भी बहुत है, लेकिन उनको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है ना वो उस पर स्टडीज़ नहीं हुई, उसको इम्प्रूव नहीं किया। और ऑस्ट्रेलिया ने हमारे जैसे ही एनिमल लेके, जैसे साही उनकी एक जर्सी ब्रीड है, उसको लेके और एक उनका फ्रीजियन है उसको लेके उसको क्रॉस करा के पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक उन्होंने डेवलप कर लिया। उन्होंने फ्रीजियन को इतना अच्छा कर लिया कि हम यहाँ वो डेवलप कर सकते हैं। तो चाहे आप साहिवाल नस्ल लें, चाहे आप कोई भी लें, लेकिन आप ब्रीड एक में रहें, ठीक है ना। इसीलिए हम सीमन यूज़ करते हैं, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ करते हैं ताकि ब्रीड क्वालिटी मेंटेन रहे। तो अफसोस के साथ मैंने जब रिसर्च की तो मुझे एक मेरे नाक़िस जो है ना नॉलेज के मुताबिक मैं साहिवाल नहीं ढूंढ पाया। होगी, लेकिन एक आम बंदे की दस्तरस से बाहर है। तो इंस्टेड ऑफ के मैं को 10 साल लगा के साहिवाल ढूंढता, मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी कि मैं एक ऐसी ब्रीड ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर लूं जिसको मैं यहाँ पे अकोमोडेट करने में और बाकी सारे टाइम उसके ऊपर लगा दूं तो मैं जल्दी डेवलप कर लूँगा। और इसका मिल्क और यहाँ पे जो आम काउज है उनके मिल्क का जो है ना वो प्रोडक्शन का जो है ना वो तकरीबन 3 गुना फर्क है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। अच्छा, जब बच्चा केज से निकलता है तो वो 100 kg का हो चुका होता है, ठीक है ना। 100 kg का जब हो जाता है तो वो इस सेक्शन में आ जाता है, ठीक है ना। पूरे दिन में 12 आवर के करीब पहला वो टाइम होता है जिसमें से हम इनसे तकरीबन फीडिंग उठा लेते हैं और फिर दोबारा स्टेप वाइज डालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये तकरीबन 3 मंथ से लेके तो 6-7 मंथ तक यहाँ पे रहता है।
और अनटिल अनलेस के वो गेन कर लेता है वेट 340 kg और हाइट गेन कर लेता है 120 सेंटीमीटर। सो फॉर अस द हीफर इज रेडी टू इंसेमिनेट। तो वो उससे अगले सेक्शन में चली जाती है। 340 और 120 सेंटीमीटर हाइट के बाद हम उसे नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन में अब ये देखेंगे तो ये मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन मोर और लेस यहाँ पे वो हीफर्स हैं जो अपना वेट गेन कर चुकी हैं या कोई 10-20 kg के फर्क से यहाँ पे खड़ी हैं और दे आर वेटिंग फॉर इंसेमिनेशन। हम यहाँ पे इनको जो है ना वो हार्मोनल इंजेक्शन यूज बिल्कुल नहीं करते। इनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ इतना करते हैं कि हम इनकी हेल्थ प्रॉपर चेक करते हैं, उसके बाद इनका हीट का वेट करते हैं या इनको साइक्लिक करते हैं, ये कुछ मेडिकल टर्म्स है, और उसके बाद जो है ना वो हम इनकी AI कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड एज वेल। क्योंकि ये एग्जॉटिक ब्रीड है, ये बाहर की ब्रीड है, इसको जो सीमन चाहिए वो भी बाहर का ही चाहिए। तो ये सारी वो आ जाती हैं जो इंसेमिनेटेड है या रेडी टू इंसेमिनेट है। अब आप ये बताइए कि आपको ये तमाम सेटअप करने में शुरू में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कोई इसमें आपको लॉसेस भी हुए, कोई नुकसान बर्दाश्त आपको करना पड़ा हो, ताकि हमारी नई जनरेशन अगर वो इस फील्ड में आना चाहे उसके लिए आप उनको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस फील्ड में सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उनका भी सामना करना पड़ता है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि इस फील्ड में पैसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये कैपिटल गेन है। ज़्यादातर लोग ये मिसगाइड होके आ जाते हैं कि भाई मैं इतने जानवर रख लूँगा, इतना दूध निकलेगा और मैं सेल कर लूँगा। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। मिल्क डेफिनेटली आपकी इनकम है, लेकिन रिप्रोडक्शन आपका प्रॉफिट है। सेगमेंटाइज करें। जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये बेसिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हैं, मैं ये कहूँगा प्लीज़ किसी ऐसे अच्छे आर्किटेक्ट को अपना कंसल्टेंट बनाए जो उसकी निटी ग्रिटी में जाए। अदरवाइज एक एनिमल की हाउसिंग को डेवलप करने के लिए इतना आपका सरमाया लग जाता है कि उसके बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। और अगर वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुई होगी, कंस्ट्रक्ट नहीं हुई होगी, तो एनिमल सफ़र करेगा और आप अपने पैसे को दोबारा डिस्ट्रक्ट करके दोबारा से डेवलप नहीं कर सकते। तो एक अच्छे आर्किटेक्ट का इंतखाब करें। मैं ये समझता हूँ कि मेरी सक्सेस जो है ना वो 50% इसी चीज़ पे बेस करती है कि मैंने एज एन आर्किटेक्ट इसमें ज़्यादा बेनिफिट लिया। तो सबसे पहली मुश्किल तो ये है कि यहाँ पे हमें जो है ना वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वेल ऑर्गेनाइज करके लेके चलना चाहिए। एनिमल हाउसिंग, एनिमल मिल्किंग एरिया, एनिमल फीड एरियाज, वो सारे जो है ना वेल प्लान्ड और वो उनको जो है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव होना चाहिए ताकि आपकी लेबर और आपके एनिमल वो अच्छी तरह से मूव अराउंड कर सकें, हैसल फ्री। ओके, बीच में ये सेक्शन के बाद वो नेक्स्ट उधर चली जाती हैं। बीच में मैं ये आपको डिस्क्राइब कर दूं, ये सेक्शन दोनों तरफ शेड के, इनको हम हॉस्पिटल कहते हैं, ठीक है ना। वो एनिमल जो क्लोजअप पे आ जाता है, वो एनिमल जो ड्राई होता है, क्लोजअप उसे बोलते हैं जो 6 to 8 मंथ, जो 8 to 9 मंथ प्रेग्नेंट पे आ जाता है, और ड्राई उसे बोलते हैं जो अपनी प्रेगनेंसी के 7 मंथ पे होता है, और हम उसकी मिल्किंग रोक देते हैं फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ एनिमल एंड चाइल्ड, ठीक है ना, जो उसके पेट में होता है। तो जो ड्राइंग पे आ रहा होता है या जो बिल्कुल वापस दूध बच्चा देने के लिए पहुंचा होता है एनिमल, उसको हम यहाँ पे सेपरेट स्पेस में रखते हैं ताकि उसको पूरी केयर मिले। या कोई एनिमल सिक हो जाता है या उसका कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई हेल्थ डिजीज आ जाती है या फिजिकल इंजरी हो जाती है, तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं ताकि उसको हम 24/7 अपनी नज़रों में रख सकें। 2 हॉस्पिटल इस तरफ हैं और 2 हॉस्पिटल इस तरफ हैं। अब ये जो आपको खड़े नज़र आ रहे हैं ये क्लोजअप एनिमल हैं, ये किसी भी टाइम पार्चुरेट कर सकते हैं, मतलब अपने 9th मंथ पे हैं तो फिर ये यहाँ पे कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, इनके ऊपर पर्टिकुलर कैमराज इंस्टॉल्ड हैं और 24/7 सर्वेलेंस भी होती है, वैसे भी फिजिकल भी, तो हमें पता लग जाता है। वहाँ पे जब हमें कंफर्म हो जाता है 42 डेज के बाद
कि हमारी जो हीफर है वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसको हम 42 डेज के बाद फिजिकली कंफर्म कर सकते हैं, तो हम उसे इधर शिफ्ट कर देते हैं। और ये जो शिफ्टिंग और ये जो सेगमेंट है, इनकी एज वाइज भी हैं और इनकी फीड वाइज भी हैं, जिसकी वजह से हमें इनको अलग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सारी मेरी प्रेग्नेंट हीफर्स भी खड़ी हैं और वो एनिमल भी खड़े हैं जो 7 मंथ पे आए, हमने उनसे मिल्क लेना बंद कर दिया ताकि वो 8वां और 9वां माह अपने और अपने बच्चे की सेहत करें। हम साल में सिर्फ 10 महीने मिल्किंग करते हैं और 2 महीने उसको अपने लिए रीगेनिंग के लिए भी देते हैं, ठीक है ना। तो हमें मिल्क से ज़्यादा एनिमल की हेल्थ ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एनिमल जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि उसी ने हमारे फार्म की रिप्रोडक्शन संभालनी है। मिल्क, उसकी जो मिल्किंग है वो उसका बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम उसको 2 माह अगर स्टॉप करते हैं तो वो हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये SOPs हैं, दुनिया पूरी फॉलो कर रही है इसको। अब यहाँ पे आपको सारे नजर आएंगे वो एनिमल जिन्होंने फर्स्ट टाइम पार्चुरेट करना है या मतलब दोबारा ड्राई हो गए हैं, सेकंड टाइम पार्चुरेट करना है, और कुछ इसमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने 3rd टाइम पार्चुरेट करना है। ये सारे इस तरफ आ जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये नमक इनके आगे कम से कम इतना बड़ा पीस रखा होगा, और ये जो है ना वो इसको चाट के सम टाइम बड़ी डिफरेंट और मज़े की शेप्स बना देती हैं। ये पूरा बाउल बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने जो नमकियात हैं वो समझें कि ये नमक से पूरे करती हैं। अगर ये नमक हम इनके आगे ना रखें तो ये मिट्टी खाना शुरू कर देती हैं। वहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि ये जो है ना इनको कोई डेफिशिएंसी है। बेसिक मिनरल्स भी हम इनको देते हैं, लेकिन जाहिर बात है नेचुरल चीज़ है, इसका साल्ट का कोई अल्टरनेट नहीं है, तो ये हम डायरेक्ट इनके आगे रख देते हैं। एक सवाल और जहन में आ रहा है, आपने बड़ी अच्छी और खुल के बताया हमें जनरेशन को कि इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है। लोग यही कहते हैं फार्म हाउस बना लिया है, पहले वो 1 गाय थी, फिर 10 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 100 हो गई। तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है ज़रूर लेकिन कम है। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी नई जनरेशन को, उनको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या पढ़े लिखी आवाम ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती? मैं आपके सामने, मेरे पैदाइश लाहौर की है, मेरे जो वैसे बिलोंगिंग जैसे लाहौर में ज़्यादातर लोग विलेज से मूव करके आए हैं, मेरी पैदाइश लाहौर की है, लेकिन यकीन करें सारी उम्र शहर में काम करके, इवन अब्रॉड भी काम करके, मुझे जो ज़्यादा मज़ा आया है ना और जो दिल का सुकून है ना वो इस काम में। आपको मज़ा आता है। आपके पास अगर इतने फंड्स हैं कि आप 5-1 साल क्लोज सर्किट को जो है ना वो प्लान करके अपने पैसों से उसको रन कर सकें। मैंने आपको वही कहा कि इमीडिएट प्रॉफिट के लिए इसमें मत आएँ, लेकिन इसमें रनिंग एक्सपेंस आपके ऐसे ऐसा मिल्क से निकलने लग पड़ते हैं, और कैपिटल गेन। मैंने एनिमल परचेज किए हैं, मैंने जितने परचेज किए हैं उतने यहाँ पे ग्रो भी तो किए हैं, तो कैपिटल गेन इसमें बहुत ज़्यादा है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें लाजमी पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि और वो लोग जो ज़्यादा साहिब हैसियत है। पैसा कमाना सब कुछ नहीं है। मैंने वो तस्कीन हासिल की है जब डोर टू डोर मैं लोगों को दूध प्रोवाइड किया है, तो यकीन करें कि खाली बिल कलेक्शन के अलावा हमारे जो बुजुर्गवार हैं जो हर के घर में अवेलेबल होते हैं, अल्लाह मियां को सेहत दे, जो सही दूध को पहचानते हैं ना, वो झोलियां उठा के मुझे दुआएं भी देते हैं कि पुत्र तेरी वजह तो असी लाहौर दे विच खालस दूध पींदे। सो दिस इज़ एवरीथिंग व्हाट आई हैव फ्रॉम दिस फार्म।